नमस्कार प्यारे साथी, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और लगातार अपने प्रैक्टिस सेशन से नई नई चीज़ें सीख रहे होंगे और एक एक टॉपिक लगातार समाप्त कर रहे होंगे। आपके एग्जाम्स में अभी कुछ समय है, लेकिन समय को देखते हुए और जो आपके कॉम्पिटिटिव दोस्त हैं उनको देखते हुए आपको बेहतरीन और स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी, जिसके लिए मैं आपके जो सेशंस हैं उसमें वैरायटी के जो आपके प्रश्न हैं, बढ़िया बढ़िया जो प्रश्न हैं, बेहतरीन जो प्रश्न हैं, बेहतरीन कंटेंट वो जोड़ता जा रहा हूँ। आप देखते होंगे, आपको समझ में आता होगा कि ये प्रश्न कहाँ से आते हैं और कैसे प्रश्न हैं, आपके लेवल के प्रश्न हैं। तो चलिए आपके लेवल के प्रश्नों के साथ फिर से आज की श्रृंखला शुरू करते हैं। आइए, तो अंदाजा लगाइए कि आज का प्रश्न जो है वो किस टॉपिक से होगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, किस टॉपिक से होगा? अंदाजा लगा सकते हैं आप लोग? तो लगाइए और बताइए। लीजिए, प्रश्न आपके सामने आ रहा है। और हाँ, पूरे भारत में खुशी का माहौल है इस समय, क्योंकि पहलगाम का जो हमला हुआ था, पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था, जो टूरिस्ट मारे गए थे, उन पर कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली थी, कोई उनका मुंहतोड़ जवाब आतंकियों को नहीं मिला था। इसलिए पूरा देश एकदम आग बबूला हो रहा था। उसको मुंहतोड़ जवाब हमारी भारत सरकार ने, हमारी सेना ने दे दिया। रात 1:30 बजे लड़ाकू विमानों से 24 मिसाइलें गिराई गई और उनके 9 ठिकानों को, आतंकियों के 9 ठिकानों को निस्तानाबूद कर दिया गया है। तो इस खुशखबरी से पूरा भारत जो है आज एकदम खुशी से झूम रहा है, लेकिन अलर्ट पर भी है, इसलिए थोड़ा अलर्ट में सावधान रहिए। जो मॉक ड्रिल 5 की योजना चलाई गई है, उस योजना को पढ़िए और उसे अपने दोस्तों को बताइए, परिवार के जनों को बताइए, ताकि वो लोग सुरक्षित और सेफ रहें। जब भी अलर्ट जारी हो जाए तो जैसे सेफ प्लेस होते हैं वहां पर वो चले जाएं। ठीक है, कोई दिक्कत और कोई परेशानी उस तरह से तो अभी है नहीं, लेकिन जब होगी तो उसके लिए अलर्ट जारी हो जाएगा, गाइडलाइन पहले से जारी है। ठीक, चलिए पहला प्रश्न आप लोगों के लिए। और लीजिए, ऐसा प्रश्न दिख रहा है जैसा कि हमारे पैर में इस समय तकलीफ भी लग रही है, इसलिए थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा होगा, अनकंफर्टेबल लग रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, आपके लिए हम हमेशा खड़े रहते हैं। थोड़ा सा दर्द भी चलेगा। बताइए, तब तक मैं थोड़ा औपचारिक कार्य पूरा कर लूँ, यानी कि पेन ले लूँ, पेन ले लूं, कलर ले लूं। आप प्रश्न का जवाब दीजिए, प्रश्न आपके सामने है, बेहतरीन प्रश्न है। मानव शरीर में श्रोणि कंकाल का आकार क्या होता है? श्रोणि कंकाल श्रोणि मेखला होता है ना, आप जानते हैं। श्रोणि कंकाल जो होता है वो श्रोणि मेखला होता है। ठीक है, श्रोणि मेखला जो होता है पैरों की अस्थियों में होता है। किसमें होता है? पैरों की अस्थियों में होता है। आपने सुना होगा स्कियम, इसीलियम और प्यूबस, हाँ प्यूबस, आपने ये प्यूबिस आपने सुना होगा। तो ये तीनों के तीनों आपके इसी में आते हैं, श्रोणि मेखला में आते हैं, जो यहाँ पे जोड़े जाते हैं। तो यहाँ पर ये अस्थियां जो जुड़ने के काम में आती हैं वही है। तो ये कहाँ पर होता है भाई? सबसे पहली बात है, मानव शरीर में श्रोणि कंकाल आकार पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? सबसे पहले कहेंगे पैर में। कहाँ पाया जाएगा? सबसे पहले तो यही जानिए, श्रोणि मेखला होती कहाँ पर है? तो श्रोणि मेखला या श्रोणि कंकाल जिसे आप कह रहे हैं, श्रोणि मेखला कहाँ होती है? तो पैर में होती है। ठीक है, पहली जानकारी इसकी है। और होती किस आकार में? क्या वर्ग के आकार में होती है, आयत में होती है, षट्भुज में होती है या त्रिकोण में होती है? किस आकार में होती है मेरे दोस्त? तो ये होती है त्रिकोण के आकार में। त्रिकोण का मतलब क्या हो गया आपका? ठीक है, ट्राइएंगल में होता है। किस आकार में होता है? ट्राइएंगल में होता है ना, ट्राइएंगल। ठीक है, चलिए, तो त्रिभुज के आकार, त्रिकोण के आकार में होता है। 3 कोण है, जैसे यहाँ से ऐसे होता है ना, ऐसे में होंगे। ठीक है, ऐसे में होता है भाई, ऐसे में होता है और यहाँ पर जोड़ा जाता है। तो ठीक है, पहला प्रश्न आप लोगों के लिए हो गया है। मैं आज ज्यादा चल नहीं पाऊंगा, थोड़ा सोच रहा हूँ कि 1 मिनट में एक क्वेश्चन करा दूं, थोड़ा जल्दी करा दूं आज। तो पहला प्रश्न हो गया आपका, इसका आंसर क्या था? त्रिकोण। चलिए, दूसरा प्रश्न आपके लिए, क्रोमेटिन जिसमें गहरी धारियां होती हैं और जो अधिक घना भरा होता है, उसे क्या कहा जाता है?
क्रोमेटिन का मतलब आप जानते हैं ना, क्रोमेटिन मैंने आपको बताया है, क्रोमेटिन धागे, क्रोमेटिन मैंने आपको बताया है कहां से संबंधित है, डीएनए, आरएनए, डीएनए और आरएनए आपने सुना हुआ है। डीएनए और आरएनए जो होता है भाई, उसमें आपको क्रोमेटिन धागे देखने को मिलते हैं, वहां पे नहीं देखने को मिलेंगे तो आप जानते हैं न्यूक्लियस यानी कि नाभिक में, न्यूक्लियस यानी कि कहा, नाभिक में देखने को मिलेंगे। नाभिक यानी केंद्रक कहते हैं आपको, नाभिक यानी केंद्रक कहते हैं, तो केंद्रक में मिलेंगे क्रोमेटिन धागे। तो क्रोमेटिन धागों में जो होते हैं वो देखिए दो प्रकार के होते हैं, एक यूक्रोमेटिन होता है, एक हेटेरोक्रोमेटिन होता है। ये गुणसूत्र से संबंधित तो है। क्रोमेटिन का मतलब क्या होता है, क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स में पाए जाएंगे। कहाँ पाए जाएंगे भाई, क्रोमोसोम्स में पाए जाएंगे, क्रोमोसोम्स में क्रोमेटिन धागे पाए जाते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो ये दो प्रकार के मिले आपको, कैसे मिले, एक मिला यूक्रोमेटिन और दूसरा मिला हेटेरोक्रोमेटिन। तो इसमें से इसने पूछा है कि जिसमें गहरी धारियां होती हैं, जो अधिक घना होता है, जिसमें गहरी धारियां होती हैं जो अधिक घना होता है और जो कोलेस्ट्रॉल को रोकने का कार्य करता है, किसको रोकने का कार्य करता है, कोलेस्ट्रॉल को रोकने का कार्य करता है, वो कौन सा होता है, यूकैरियोटिक होता है, यूक्रोमेटिन होता है या फिर हेटेरोक्रोमेटिन होता है, दोनों में से एक बताना है। तो आपका ये हो जाता है हेटेरोक्रोमेटिन। कैसा हो जाता है भाई, हेटेरोक्रोमेटिन हो जाता है। आज मैं थोड़ा स्पीड से चल रहा हूँ, रैपिड फायर की तरह से चलूंगा, आज रैपिडो की तरह से आज चलूंगा, थोड़ा स्पीड चलूंगा, आप थोड़ा सा स्पीड अपने आप को बनाइए, ठीक है। लीजिए प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3, कौन सा खनिज मांसपेशियों और तंत्रिका तंत्र को सक्रिय और नियंत्रित करता है। लीजिए बताइए कौन सा खनिज। खनिज आपको मैंने बताया, खनिज लवण यानी कि मिनरल्स मैंने आपको पढ़ाया था। मिनरल्स में मैंने आपको क्या क्या चीजें पढ़ाया है, कैल्शियम पढ़ाया है, मैग्नीशियम पढ़ाया है, फास्फोरस पढ़ाया है और आयरन पढ़ाया, आयोडीन पढ़ाया है। ये सारी चीजें मैंने खनिज लवण में आपको पढ़ाया है, ठीक है। तो अब जब मैंने इन सबको पढ़ा दिया, देखिए इसमें ऑप्शन क्या क्या है, मैग्नीशियम, फास्फोरस, लोहा और जिंक है, ठीक है। तो इसमें इसने पूछा है कि खनिज कौन सा ऐसा खनिज है जो आपके मांसपेशियां और तंत्रिका तंत्र को सक्रिय करता है और साथ ही साथ उन्हें नियंत्रित भी करता है। तो इसमें से कौन सा है, एक नाम सुना है आपने, एमजी, एक मिनट, तो नाम आपने सुना होगा, नाम तो सुना ही होगा, एमजी। एमजी मतलब मैग्नीशियम, मैग्नीशियम एक ऐसा खनिज लवण है जो मांसपेशियों को एक्टिव करता है, तंत्रिका तंत्र को एक्टिव करता है और साथ ही साथ उन्हें नियंत्रित करने का भी कार्य करता है। तो ये एक प्रकार का क्या है, मिनरल्स है, ठीक है, एक प्रकार का क्या है, मिनरल्स है। बाकी फास्फोरस और लोहा, जिंक, ये सब क्या है, तो इनके भी अलग अलग कार्य हैं, मैं आपको बाद में बताऊंगा। बार बार आपको पढ़ा चुका हूं, आप जानते होंगे कि आयरन का क्या कार्य होता है, लोहा मतलब क्या होता है, लोहा मतलब आयरन होता है। फास्फोरस तो बहुत आप जानते हैं कि इसका क्या महत्व होता है। अभी इस तरफ प्रश्न मैंने रखा हुआ है, वहां पर बताऊंगा आपको इसके बारे में, फास्फोरस के बारे में, ठीक है। जिंक के बारे में भी आप जानते हैं, ये जैविक क्रियाओं के लिए बहुत ही आवश्यक होता है, जैव रसायन में कार्य करता है, ठीक है। चलिए आगे आइए। निम्नलिखित प्रकार की विषाक्तता में से किसको प्लम्बिस्म कहा जाता है, सही, प्लम्बिस्म भी कहा जाता है। मतलब विषाक्तता मतलब क्या होता है कि उसके द्वारा उसमें क्या होता है, जिसमें भी उसकी अधिकता हो जाए तो उससे वह चीज, कोई भी चीज हो, खराब हो जाती है, तो विषाक्तता इसे कहते हैं, विषाक्तता, ठीक है। तो क्या हाँ, प्लम्बिस्म किसे कहा जाएगा, ये पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, प्लम्बिस्म, ठीक है, प्लम्बिस्म, ये जो प्लम्बिस्म है इसी को पूछ रहा है। तो प्लम्बिस्म आपको बताना है भाई, प्लम्बिस्म क्या होता है। तो प्लम्बिस्म एक प्रकार का विषाक्त है, एक प्रकार का क्या है, विषाक्त है। अब ये जो विषाक्त है वो किस अशुद्धि के कारण होता है वो पूछ रहा है। फास्फोरस विषाक्तता होती है या संख्या विषाक्तता होती है, जो आर्सेनिक होता है। अच्छा, आर्सेनिक से तो आपका वो होता है ना, क्या नाम है इसका, ब्लैकफुट, क्या होता है भाई, आर्सेनिक से ब्लैकफुट होता है, ठीक है, ब्लैकफुट, जिसे आप लोग क्या कहते हैं, एथलीट फूड कहते हैं,
एथलीट फुट कहते हैं या फिर हाथी पांव कहते हैं, तो ये सब आप जान सकते हैं। तो आर्सेनिक के द्वारा ये होता है। लेकिन मैंने इस प्रश्न का आंसर अभी नहीं बताया है। इस प्रश्न में आप देखेंगे लेड नाम सुना है आपने ना, लेड। लेड को क्या कहते हैं भाई? सीसा कहते हैं। लेड को क्या कहते हैं? सीसा कहते हैं। और सीसा की अधिकता से जो विषाक्तता होती है, सीसा की जो विषाक्तता होती है, इसकी अधिकता से, सीसा की अधिकता से यानी कि लेड की अधिकता से जो विषाक्तता होती है उसे सीसा विषाक्तता कहते हैं, या फिर उसे प्लम्बिस्म कहते हैं, या फिर उसे क्या कहते हैं? प्लम्बिस्म कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। लीजिए अगला प्रश्न। कार्डियोलॉजी में दिल की धड़कन का अध्ययन करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? कार्डियोलॉजी में निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है? दिल की धड़कन। ओ हाँ सही है, चलिए बताइए। कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजी का मतलब क्या जानते हैं आप? हृदय का अध्ययन जिसमें किया जाता है, हृदय विशेषज्ञ जिससे बनते हैं, जिससे कार्डियोलॉजिस्ट बनते हैं, जिसे हृदय का ऑपरेशन हुआ है, हृदय की जो बीमारियां होती हैं उनके बारे में उसको पूरी जानकारी हो, हृदय के एक एक चरण के बारे में उसको जानकारी हो, तो उसे क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजी कहते हैं। मतलब हृदय का अध्ययन जिसमें किया जाए, हृदय के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो उसे कार्डियोलॉजी कहते हैं भाई, कार्डियो। यहाँ पे रहेगा, कार्डियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, और जो इसमें विशेषज्ञ होता है उसे कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट। देखिए क्या मैं लिख रहा हूँ, कार्डियोलॉजिस्ट। ठीक है, हाँ ओके, कार्डियोलॉजिस्ट उसे कहते हैं। पैर में कुछ ज़्यादा ही तकलीफ है तो इसलिए मैं ज़्यादा आज खिसक नहीं रहा हूँ। चलिए, तो इसे कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। मतलब हृदय से संबंधित बात है, तो हृदय से संबंधित बात कहाँ से आएगी भाई? तो ये कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप के द्वारा क्या किया जाता है भाई? दिल की धड़कन, तुम दिल की धड़कन में नहीं, ये दिल की धड़कन यानी कि हृदय की धड़कन जो होती है, हृदय की गति जो होती है, हृदय की गति होती है, हृदय का धड़कना जो होता है, हृदय की गति यानी कि हृदय का क्या होता है? धड़कना होता है। तुम दिल की धड़कन में मत चले जाना, धड़कन में वहां चले जाओगे तो फिर यहाँ से गायब ही हो जाओगे, यहाँ से पत्ता ही साफ हो जाएगा, फिर इतना ज्यादा आगे जाओगे। तो यहाँ पे आप जानिए कि हृदय की गति। अच्छा ये बताइए, कृत्रिम रूप से हृदय की गति को चलाने के लिए, जो नियंत्रित करने के लिए जो यंत्र यूज होता है उसे क्या कहते हैं? कृत्रिम रूप से हृदय की गति को चलाने के लिए जो यंत्र लगाया जाता है आर्टिफिशियली, उसे क्या कहा जाता है? जैसे हृदय की गति, हृदय चलने में क्या हो जाए आपका? कमजोर हो जाए, तो हृदय की गति को नियंत्रित करने के लिए, कम हो जाए या ज्यादा हो जाए तो उसको नियंत्रित करने के लिए एक यंत्र लगाया जाता है कृत्रिम रूप से। उसे क्या कहते हैं भाई? तो उसे पेस मेकर कहते हैं। आप जान जाइए उसे क्या कहते हैं? पेस मेकर कहते हैं। और ये कई बार प्रश्न पूछा है कि कृत्रिम रूप से लगाया जाता है इसको, कृत्रिम रूप से इसको ट्रांसप्लांट किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? तो आपके हृदय में किया जाता है। ठीक है, जो हृदय की गति को नियंत्रित करता है। ठीक, पेसमेकर जान गए आप लोग। ईसीजी क्या होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्रामी। ईसीजी चलिए उतना तो जानते हैं आप लोग, ईसीजी जानते हैं, इसमें ज्यादा कुछ नहीं बताना है। लीजिए क्या है यार, ईसीजी। ईसीजी भी किससे संबंधित है? तो ये भी कार्डियो से ही संबंधित है, यानी कि दिल से ही संबंधित है। चलिए, तो ये जानते रहिए पेसमेकर, और ये जानते रहिए कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, ये दिल की धड़कन को का अध्ययन करने के लिए सहायक होता है, मतलब इसमें प्रयोग किया जाता है, इसको कहा जाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़े। ये रहा निम्नलिखित स्रोतों में से किसके माध्यम से पौधे हाइड्रोजन प्राप्त करते हैं? थोड़ा आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज इसलिए हो जाते हैं आप लोग, देखिए बता रहे हैं आपको। यहाँ पे पौधे की बात की जा रही है, पौधे या पादप की बात की जा रही है। ठीक है, तो आप लोग देखते हैं कि पत्तियों द्वारा ये क्या करते हैं? पत्तियों द्वारा वायु ग्रहण करते हैं। ठीक है, पत्तियों द्वारा ये वायु ग्रहण करते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि आपको
पर्यावरण में हाइड्रोजन थोड़ी मिलता है, पर्यावरण में आपको हाइड्रोजन नहीं मिलता है मेरे दोस्त। तो यहाँ पे हाइड्रोजन पूछा गया है। आप अब देखिए, जब मनुष्य या कोई जीव वो श्वसन करता है तो उसमें आपको नाइट्रोजन मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, बहुत कम मात्रा में बाकी गैसें मिलती हैं। ये 79 होता है जब अंदर ले जाते हैं, ये 21% होता है जब अंदर ले जाते हैं, ये 0.03% होता है, ठीक है, जब इसको अंदर ले जाते हैं, आप अपने शरीर के अंदर जब ले जाते हैं, ठीक है, अंदर ले जाते हैं जब, तो सोचिए इसमें से हाइड्रोजन है ही नहीं, तो पर्यावरण से पौधों को हाइड्रोजन कहाँ से मिलने लगे? तो पर्यावरण से तो नहीं मिलेगा भाई, सीधी सीधी बात है। तो वायु हटा दीजिए, आप लोग सोचेंगे वायु से मिलेगा, वायु आप सबसे पहले लगाते हैं, तो क्या धूप से मिले? धूप से तो भाई इनको प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, सूर्य का प्रकाश मिलता है ना, सूर्य का प्रकाश, ठीक है, सूर्य का प्रकाश मिलता है, हो गया। बाकी चीज क्या हुई? मृदा। अब मृदा है तो मृदा से तो खनिज लवण यानी सब कुछ मिलते ही हैं। मृदा से क्या मिलता है? खनिज लवण मिलते हैं इनको। लेकिन अब बात करें कि हाइड्रोजन कहां से मिलता है, तो जरा जल का सूत्र बताइए मेरे भाई। जल का सूत्र क्या होता है? H2O होता है। वो भी पौधे कहां से ले जाते हैं? जड़ के द्वारा लेते हैं, जड़ के द्वारा ही लेते हैं। अच्छा, जाइलम और फ्लोएम तो सुना है ना? जाइलम और फ्लोएम जब सुना है तो आपने सुना होगा ये जो जाइलम था, जालिम था आपका, जाइलम कहिए या जालिम कहिए, आपके ऊपर है, लेकिन जाइलम इसका शुद्ध नाम है। जानते हैं, जाइलम जो होता है ये पौधों की जड़ों से, पौधों की जड़ों से क्या करता है? खनिज लवण और जल को पौधों के तने तक, तनों से पत्तियों तक पहुंचाता है। जाइलम और फ्लोएम मैंने आपको बताया था। हिंदी में कहेंगे तो कोसवाह एंड दाल, ठीक है, तो अंग्रेजी में जाइलम। अब ये जो जाइलम है ये जल को क्या करता है? जैसे पौधे का जड़ है, एक पौधा मैंने बना दिया यहाँ पे, पौधे का जड़ है, ठीक है। अब ये जो मूल गोप होता है या मूल रोम होते हैं, ये जल को क्या करते हैं? अवशोषित करते हैं, और अवशोषित करके पूरे तने में और पत्तियों में पहुंचाते हैं, पहुंचाते हैं। तो ये जल, जल का ही सूत्र आपको दिख रहा है H2O। H2O में आपको क्या दिख रहा है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन तब कौन ले जाएगा? मृदा जल। मृदा में जो जल होता है, मृदा जल, मृदा में जो जल होता है उसी के कारण पौधे हाइड्रोजन को अवशोषित करके अपने भोजन का और पोषण का कार्य करते हैं, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा, मैंने सारी चीजें आपको बता दी। वायु से वो लोग नाइट्रोजन लेंगे, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, NOC लेंगे। NOC आ गई, ठीक है। NOC आप लोग जानते होंगे NOC क्या होती है। NOC लेते हैं। मृदा से वो लोग खनिज लवण लेते हैं, कोई भी जीव मृदा से क्या लेता है? खनिज लवण लेता है, ठीक है। धूप, धूप से सनलाइट आपका हो गया, क्या हो गया? ESUN होगा, सनलाइट हो गया। अब मृदा जल से क्या हो जाएगा? मृदा जल से H2O लेते हैं, यानी कि जल लेते हैं, और जल में ही होता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को वो क्या बोलते हैं, उसे ऑक्सीकृत करके, अपना हाइड्रोजन विखंडित करके हाइड्रोजन ले लेते हैं, और उनसे जो भी अपना पोषक पदार्थ यूज करना होता है, जिसमें करना होता है उसको वो कन्वर्ट करके अपना कार्य कर लेते हैं, ठीक है। ये है पौधे का कार्य। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन, ठीक। चले आगे चले, ये रहा आदर्श परिस्थिति में प्रश्न नंबर 7 आपके लिए। आदर्श परिस्थिति में एक नए पादप या पौधे में पुनर्जीवित और विकसित करने के लिए एक कोशिका के गुण को के रूप में जाना जाता है, जान जाता है नहीं, जाना जाता है, ठीक है, जाना जाता है। चलिए बताइए तो, क्या उसे क्लोन कहा जाता है, क्या उसे टोटिपोटेंसी कहा जाता है, या कैलस कहा जाता है, या प्लुरिपोटेंसी कहा जाता है? आज मैं थोड़ा स्पीड में हूँ, मुझे मैं मानता हूँ, क्योंकि आज मैं स्पीड में आपको पहले ही बोल दिया कि 1 मिनट के अंदर मैं एक प्रश्न तो जरूर करा दूंगा, बहुत ज्यादा व्याख्या नहीं करूंगा। आज थोड़ा आप लोग सब्र रखिएगा, कुछ रीजन है, कुछ कारण है। चलिए, क्लोन, क्लोन का मतलब मैंने बताया ना भाई, क्लोन का मतलब होता है हूबहू फोटोकॉपी, हूबहू फोटोकॉपी कह दीजिए। फोटोकॉपी देखते हैं ना, एकदम हूबहू आप ही का होता है, तो ये फोटोकॉपी। मतलब क्लोन का ये होता है कि क्लोन सेम टू सेम वही होता है। जैसे आपका रियलमी, मतलब ये फोन क्या है? रियलमी है।
रियलमी का ये फोन जैसे चलेगा वैसे ही दूसरा रियलमी का फोन लेंगे, ऐसा सेट ऐसा वर्जन लेंगे तो वो सेम टू सेम इसी तरह से चलेगा, ना इससे कम ना इससे ज्यादा। तो वही बात है कि क्लोन का मतलब होता है जैसे मैं हूं यशवंत गौरव, मेरे जैसा सेम टू सेम मेरे डीएनए से बना दिया जाए तो उसे क्लोन कहते हैं। तो यहाँ क्लोन की बात नहीं कर रहा है, यहाँ कह रहा है पुनर्जीवित, मतलब जिंदा था उसको फिर से जीवित किया जाए समाप्त होने के बाद, और विकसित करने के लिए जो कोशिका का गुण होता है उसे क्या कहा जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्त यहाँ पर फिर से देखिए, जीवित था यानी कि फिर उसके बाद मरा, फिर उसको पुनर्जीवित किया जाए, फिर उसको क्या किया जाए, पुनः जीवित किया जाए और उसका विकास किया जाए। तो ऐसी कोशिका के गुण को क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है टोटीपेंसी पोटेंसी। क्या कहा जाता है भाई, टोटीपोटेंसी कहा जाता है, टोटीपोटेंसी कहा जाता है। बस इतना जानिए, क्लोन भी जान गए आप, इसमें क्लोन जान गए और साथ ही साथ टोटीपोटेंसी भी जान गए। प्रश्न आया हुआ है क्लोन का भी, लीजिए। कौन सा स्तनधारी प्राणी उड़न लोमड़ी के रूप में जाना जाता है। भाई पहली बात तो इसमें आप जानिए कि स्तनधारी कह रहा है, स्तनधारी कह रहा है, और दूसरी बात क्या कह रहा है, उड़न लोमड़ी, मतलब उड़ने वाली लोमड़ी, उड़न लोमड़ी मतलब स्तनधारी भी है और उड़ता भी है। पहली बात तो यही है कि आप देखेंगे जितने भी जीव जो उड़ते हैं सबसे पहले तो वो अंडयूज होते हैं। क्या होते हैं, अंडयूज होते हैं, अंडयूज होते हैं। अंडयूज का मतलब अंडज होते हैं। अब आप समझ सकते हैं अंडयूज या अंडज का क्या मतलब है। अंडयूज या अंडज का मतलब ये है मेरे प्यारे दोस्त कि ये अंडे देते हैं। ये क्या करते हैं, अंडे देते हैं, उसके बाद बच्चे पैदा, इसमें अंडे से बच्चे निकलते हैं, अंडे देते हैं, ठीक है, ये हो गया। और स्तनधारी का मतलब होता है कि ये बच्चे पैदा करते हैं और दूध पिलाते हैं। स्तनधारी का मतलब क्या होता है कि ये बच्चे पैदा करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं प्लस इसे क्या करते हैं, दूध पिलाते हैं, ठीक है, दूध पिलाते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि दूध पिलाने वाला जो जीव होगा वो उड़ता तो है नहीं, तो मतलब कि ये एक ऐसा अकेला अनोखा प्राणी है जो स्तनधारी भी है, दूध भी पिलाता है और उड़ता भी है। क्या उड़न गिलहरी है, क्या चमगादड़ है, क्या डार्विन लोमड़ी है, क्या सफेद लोमड़ी है। दोनों लोमड़ी काट दीजिए, उड़न गिलहरी भी काट दीजिए, बचा क्या, चमगादड़। चमगादड़ आपने देखा है ना, चमगादड़ क्या होता है, उड़ता है, लेकिन एक क्या है, मात्र एक अकेला उड़ने वाला स्तनधारी प्राणी है जो बच्चे पैदा करता है और दूध पिलाता है, और इसको उड़न लोमड़ी के नाम से जाना जाता है। भाई दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप की बात करें तो इन्हीं चमगादड़ों की वजह से इबोला वायरस फैला था। भाई इबोला वायरस किसके कारण फैला था, तो इन्हीं चमगादड़ों की वजह से फैला था। और ये जो होते हैं ना, ये जो वेव तरंगे होती हैं, वेव तरंगों को बहुत आसानी से ये पहचान लेते हैं, वेव तरंगों को ये क्या करते हैं, बहुत आसानी से पहचान लेते हैं। कौन, चमगादड़। इसीलिए ये रात्रि में उड़ते हैं, ये वेव तरंगों के माध्यम से उड़ते हैं। जो आवाज होती है, जो वेव तरंगे होती हैं, उनको सुनकर ये उड़ते हैं, उनको सुनकर ये अपने रास्ते की पहचान करते हैं। कौन, चमगादड़। तो चमगादड़ के बारे में जानकारी जो मिली है उसको देख लीजिए। भाई दक्षिण अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका नहीं है यार, सीधा सीधा अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप में इबोला जो वायरस मिला था वो किसके कारण मिला था, तो चमगादड़ के कारण ही मिला था, चमगादड़ से मिला था। ठीक है, तो सारी जानकारियां मिल गई। इसमें क्या है, चमगादड़ है। ठीक है, चलें आगे चलें। प्रश्न नंबर 8 हो गया। प्रश्न नंबर 9 जल्दी से बताइए, विज्ञान की निम्नलिखित शाखाओं में से कौन सी आंत के अंगों के अध्ययन में से संबंधित है। आंत की मतलब पहली बात तो अंतरांगों से, अंतरांगों के साथ साथ ये आंत के से है। मैं आपको बताऊं अब, ये देखिए एनेस्थीसियोलॉजी। सबसे पहली बात जो आप लोगों ने सुना होगा, बार बार आपने सुना होगा कि जब डॉक्टर, या फिर आपने फिल्म सुना होगा कि डॉक्टर ऑपरेशन करने जाते हैं, ऑपरेशन
डॉक्टर ऑपरेशन करने जाते हैं तो सबसे पहले वो कहते हैं कि एनेस्थीसिया दे दीजिए, पेशेंट को एनेस्थीसिया दे दीजिए। एनेस्थीसिया का अध्ययन ही क्या कहलाता है? एनेस्थीसियोलॉजी कहलाता है। एनेस्थीसिया के द्वारा किसी व्यक्ति को मूर्छित या बेहोश किया जाता है, बेहोश किया जाता है। क्या किया जाता है? बेहोश किया जाता है। ठीक है, अब बेहोश किया जाता है तो ऑपरेशन के समय उसे दर्द का एहसास नहीं होता है, दर्द का एहसास नहीं होता है, सुन्न पड़ जाता है उसका शरीर, एहसास नहीं होता है। ऑपरेशन, देखिए आज ऑपरेशन शब्द बहुत ज्यादा आ रहा है, ऑपरेशन शब्द बहुत ज्यादा आ रहा है, तो आप ये भी देख लीजिए कि भारत सरकार ने और सेना ने मिलकर एक ऑपरेशन चलाया है जिसका नाम रखा है उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर। क्या नाम रखा है? ऑपरेशन सिंदूर। तो एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, ये डायलॉग भी आप लोगों को याद होना चाहिए कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। तो ये किस फिल्म का डायलॉग है ये भी आप लोग बता दीजिएगा। और ये जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया है ये तो मैंने आपके वीडियो में, आप जाएंगे मेरे YouTube चैनल पर, आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा कि मैंने सुबह में ही आपको बता दिया था, क्योंकि ये आपके करंट अफेयर का प्रश्न बन सकता है। ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर कब चलाया गया और क्यों चलाया गया? तो ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को निस्तानाबूद कर दिया गया है, मतलब ब्लास्ट कर दिया गया है। उसमें 100 आतंकियों के मरने की खबर मिल रही है। बाकी सारी चीजें आप देखना चाहेंगे, डिटेल से देखना चाहेंगे तो आपको मिल जाएगा हमारे YouTube चैनल पूर्वांचल कैरियर क्लासेस पर। उस पर आपको टैग किया गया है पहलगाम का बदला, या फिर ऑपरेशन सिंदूर, या फिर आप भारत पाकिस्तान युद्ध देख लेंगे। तो उसमें आप सर्च कर लेंगे तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी, मॉक ड्रिल क्या है सब कुछ मिल जाएगा आपको। तो ये सीए का प्रश्न था, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर भी बता दिया था। ऑपरेशन से है तो इसलिए बता दिया, ऑपरेशन यहाँ भी है। ऑपरेशन बेहोश, दर्द का एहसास नहीं होता है, किसमें नहीं होता है? तो ये एनेस्थीसिया में, एनेस्थीसियोलॉजी में नहीं होता है। तो इस प्रश्न का आंसर तो ये हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ आंतरिक अंगों की बात कर रहा है, यानी कि आंत के अंगों की बात कर रहा है। ठीक है, आंतरिक अंगों की बात कर रहा है। तो पहला काम तो हो गया, स्क्रीनशॉट करना कर लीजिए, उसके बाद मैं दूसरा प्रश्न बताऊंगा आपको। तो हाँ, मैंने क्या पूछा आपसे, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, ये वाला किस फिल्म का है ये भी आप बता दीजिए। चलिए, आप लोग बहुत फिल्म चिल्लाते हैं ना, किस फिल्म से है ये डायलॉग, उस डायलॉग का नाम बताइएगा। डायलॉग, ठीक है, डायलॉग का नाम बताइएगा, डायलॉग की फिल्म का नाम बताइएगा। चलिए, डायलॉग को मैंने ही बोल दिया। रूमेटोलॉजी, रूमेटोलॉजी भी कहते हैं इसको, रूमेटोलॉजी भी कहते हैं। किताब में आपको जैसा दिया है वैसे ही यहाँ रख दिया गया है, रूमेटोलॉजी भी कहते हैं इसको। रूमेटोलॉजी क्या होता है मेरे दोस्त? तो रूमेटोलॉजी भी एक क्या है, चिकित्सा से संबंधित शब्द है, चिकित्सकीय शब्द है, चिकित्सा से संबंधित शब्द है। तो ये जो शब्द है ये किसके काम में आता है भाई? सबसे पहले बात आप जानते हैं ना, गठिया, गठिया के इलाज के लिए आता है। ठीक है, जो आपके पुराने अभी जितने भी बेचारे हो रहे हैं 45 प्लस या 50 प्लस लोग हो रहे हैं, 50 प्लस की बात ही छोड़िए, अब के जो ये मॉडर्न युग चल रहा है, आपका मॉडर्न फेज जो चल रहा है, इसमें सब लोग गठिया से भी परेशान हो जा रहे हैं, एक से एक बीमारियां निकल कर आ रही हैं। तो उसे क्या कहा जाता है? उसके अध्ययन को कहा जाता है रूमेटोलॉजी। जो गठिया से परेशान है, गठिया से पीड़ित लोग हैं, और या उसके विशेषज्ञ की बात करें तो उसे क्या कहा जाता है? रूमेटोलॉजी कहा जाता है। एक एनेस्थीसिया देख लिया आपने, एक रूमेटोलॉजी देख लिया आपने। ठीक है, दूसरा अगला बता दूं मैं, फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी, फार्मासिस्ट आप जानते हैं भाई, आप इसको जान सकते हैं, फार्माकोलॉजी। आप यहां से देखिए, फार्मा का मतलब आप समझ गए होंगे, फार्मा का मतलब होता है फार्मासिस्ट, फार्मासिस्ट मतलब दवाइयां, दवाइयों के विशेषज्ञता और अध्ययन से, दवाइयों के निर्माण और उसकी विशेषज्ञता से, दवाइयों के निर्माण एवं उसके उपयोग, निर्माण एवं उपयोग से संबंधित है आपका फार्माकोलॉजी। तो किसके निर्माण से? दवाइयों के निर्माण से, दवाइयों के निर्माण एवं उपयोग से कौन संबंधित है भाई? तो आपका ये फार्माकोलॉजी।
तो बचा क्या, तीनों का तीनों तो मैंने बता दिया, बचा एक ही है, कौन बचा है, स्प्लेकेनोलॉजी। स्प्लेकेनोलॉजी स्प्लेकेनोलॉजी जो होता है वही है भाई आपके विज्ञान के ऐसी शाखा है जिसमें आंतरिक अंगों के बारे में, जो आंत होती है उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। तो आंत के बारे में अध्ययन किसमें किया जाता है, ये क्या, स्प्लेकेनोलॉजी। ठीक है, चलें आगे चलें, प्रश्न नंबर 9 हो गया। ये प्रश्न नंबर 10 आपके लिए, जब खाने में लंबे समय तक हरी सब्जियों का प्रयोग नहीं किया जाता है तो निम्न में से कौन सी बीमारी हो जाती है। खाने में लंबे समय तक, मतलब इसमें ये पूछ रहा है कि क्या पूछ रहा है, हरी सब्जियों को खाने से कौन सी विटामिन मिलती है और उसकी कमी से कौन सा रोग होता है, ये पूछा जा रहा है। सीधे सीधे मैं बात कर दूं तो प्रश्न को आप सीधा करने का, अगर टेढ़ी चीज को सीधा करना जान गए ना, आप आसानी से उसको हल कर ले जाएंगे। ठीक है, तो जरा बताइएगा कि जब खाने में आप हरी सब्जी का प्रयोग नहीं करेंगे, हरी सब्जियों का प्रयोग बहुत लंबे समय तक नहीं करेंगे, तो आपके शरीर में कौन सी विटामिन कम हो जाएगी, विटामिन ए की कमी हो जाएगी। विटामिन ए आप जानते हैं कि क्या कहा जाता है विटामिन ए को, भाई विटामिन ए सबसे पहला विटामिन है, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, क्या स्कर्वी होता है, क्या बेरी होता है, क्या रात्रि अंधत्व होता है, या फिर पेलाग्रा होता है, कौन सा होता है। तो आप जानते हैं इसमें वो लिखा ही नहीं गया है, आप लोग सुने हैं रतौंधी, आपने क्या सुना है, रतौंधी एक ऐसी बीमारी है कि दिन में इसे कोई लक्षण इसका नहीं दिखेगा, जैसे ही रात होगी आपको दिखना बंद हो जाएगा। तो ये रतौंधी कहाँ होता है भाई, रतौंधी देखिए रात्रि अंधत्व, मतलब रात में अंधा हो जाना, रात में अंधा हो जाना यानी कि इसी को कहते हैं रतौंधी। इसी को क्या कहते हैं, रतौंधी कहते हैं। आपका जो एग्जामिनर है ना, बस थोड़ा थोड़ा आपके शब्दों के माध्यम से आपसे खेलता है, शब्दों के माध्यम से जब आपसे खेलता है तो आप उसमें क्या हो जाते हैं, उलझ जाते हैं, उसी में फंस जाते हैं, उसके खेल में जो होता है ना उलझ जाते हैं और उलझ कर रह जाते हैं। एक प्रश्न आपका रह जाता है और आप सही नहीं कर पाते हैं। तो लीजिए, रात्रि अंधत्व को रतौंधी कहा जाता है, बस इतना जानिए। ठीक है, अब ये विटामिन ए की कमी से होता है, विटामिन ए की कमी से होता है। तो हरी सब्जियों में विटामिन ए पाया जाता है, विटामिन ए भी पाया जाता है, और इसमें ये वाला सही हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलें अगले प्रश्न पर। 10 हो गया, 11वें पर चलते हैं। लीजिए, मज्जा यानी कि कोलेजन, मज्जा यानी कि कोलेजन के ऐठन में, नहीं ऐठन नहीं भाई, गठन है, गठन में कौन सा विटामिन मदद करता है, कौन सा विटामिन है जो इसमें मदद करता है, किसमें, मज्जा यानी कि कोलेजन में। चलिए बताइए, बताइएगा, बताइए भाई, कुछ तो आप लोग कमेंट किया कीजिए। मैं तो जब बताना शुरू करता हूँ तो लगातार सबको एक तरफ से बताता चला जाता हूँ, आपसे पूछता भी नहीं हूँ। आप लोग कमेंट करते रहा कीजिए, मैं कहता हूँ कि आप लोग कमेंट करते रहा कीजिए, कमेंट आपका देखा जरूर जाएगा और उस पर लाइक भी जाता है, आप देखेंगे बाद में आपको जरूर देखने को मिलता है कि उस पर लाइक जरूर जाता है आपका, या फिर आपका क्वेश्चन होता है तो उस पर आंसर चला जाता है आपका। तो इतना आप समझिए ना कि उस पर आंसर फिर लाइक जरूर जाता है, तो अच्छी बात है ना कि आपके कमेंट को देखा जाता है और उसका महत्व होता है कुछ ना कुछ। तो चलिए, इसमें क्या होगा भाई, मज्जा या कोलेजन। तो आप एक विटामिन का नाम जानते हैं जो जल में घुलनशील विटामिन होता है। विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, तो एक वसा में घुलनशील और एक जल में घुलनशील। तो जल में घुलनशील जो विटामिन होता है, जल में घुलनशील विटामिन, 2 विटामिन होते हैं, एक तो होता है विटामिन बी और एक होता है सी। सी वाला जो होता है इसे क्या कहा जाता है, एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है, एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। भाई सभी लोग जानते हैं, कई बार मैं पढ़ा चुका हूँ, एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी रोग हो जाता है कमी से। ठीक है, स्कर्वी रोग हो जाता है, तो इसी को एंटी कैंसर विटामिन भी कहते हैं, एंटी कैंसर विटामिन भी इसी को कहते हैं। ठीक है, एंटी कैंसर विटामिन भी कहते हैं। गर्म करने पर खत्म हो जाने वाला विटामिन भी इसी को कहते हैं, गर्म करने पर नष्ट होने वाला विटामिन, नष्ट होने वाला विटामिन भी इसी को कहते हैं। सारी जानकारियां मैं आपको थियरी और प्रैक्टिस दोनों में दे चुका हूं, क्योंकि विटामिन का तो मैं 3
प्रैक्टिस लिया हूँ, जो शुरू के ही प्रश्न है, शुरू के ही प्रैक्टिस सेट है, तो इनके बारे में इतनी ज़्यादा अध्ययन क्यों करा जाए। तो विटामिन सी है भाई, जो कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने से रोक देता है, कोलेस्ट्रॉल विरोधी होता है, और अस्थि मज्जा, ये जो मज्जा है यानी कोलेजन है, कोलेजन के गठन में मदद करता है। तो कौन सा विटामिन है? विटामिन सी। ठीक है, चलिए अच्छी बात है, जानते रहिए सारे के सारे विटामिन के बारे में। ये रहा प्रश्न नंबर 12 आपके सामने। चलिए बताइए इसका, निम्नलिखित में से कौन से विटामिन को मानव शरीर में संश्लेषित किया जाता है? संश्लेषित किया जाता है, मानव शरीर में इसको एकत्रित किया जाता है, कौन सा विटामिन है मानव शरीर में? मैंने कहा ना, विटामिन सी तो एकदम नहीं हो सकता है, क्योंकि ये जल के साथ बाहर निकल आता है, मतलब मूत्र के साथ आपके शरीर से क्या आ जाता है? बाहर आ जाता है, विटामिन बी और सी। तो इसमें एक देखिए विटामिन ए, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल होता है। विटामिन सी का ई का क्या होता है? टोकोफेराल होता है, टोकोफेराल होता है। मैं बार बार आपको बताता जाता हूँ भाई, असकत नहीं लगती मुझे, आलस नहीं आता है, मैं बताता जाता हूँ। इसकी कमी से रतौंधी होता है, जीरोप्थैल्मिया होता है, आप जानते ही हैं। और इसकी कमी से क्या होता है? जनन क्षमता में कमी आती है, यानी कि बांझपन या फिर नपुंसकता आती है। ठीक है, और विटामिन बी 3, यही थोड़ा सा अलग लग रहा है तो आपको समझ लेना चाहिए, स्मार्ट स्टडी के माध्यम से ही समझ लेना चाहिए कि ए बी सी दिया, ए सी ई दिया है, तो ये तो नॉर्मल वाले हैं, बचा एक ये है, तो इसको जानते हैं क्या कहते हैं? इसको कहते हैं नियासिन। इसको क्या कहा जाता है? नियासिन कहा जाता है, या निकोटिनेमाइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निकोटिनेमाइड कहा जाता है, टिनेमाइड। ओ ये नहीं रहेगा, निकोटिनेमाइड कहा जाता है। इसकी कमी से होने वाला जो रोग होता है ना, इसकी कमी से होने वाला रोग जो होता है वो दाद, त्वचा दाद होता है, ददा नहीं भाई, दाद होता है। इसे अगर इसके रोग का नाम जानेंगे तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? पेलाग्रा कहते हैं। ठीक है, पेलाग्रा इसी को कहते हैं। चिड़चिड़ापन या फिर चत्तेदार धब्बे आ जाते हैं तो वही उसी को कहते हैं। त्वचा पर क्या आ जाते हैं? धब्बे आ जाते हैं दाद की तरह से, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पेलाग्रा कहते हैं। और ये विटामिन B3 की कमी से होता है। किसके कारण होता है? विटामिन B3 की कमी से होता है। और B3 के स्रोत क्या है भाई? B3 के जितने भी स्रोत होते हैं सबके सब आपके जितने प्रोटीन वाले स्रोत हैं, जितने भी हार्ड प्रोटीन वाले स्रोत हैं, जैसे कि आपका हो गया अंडे की जर्दी हो गया, मांस हो गया, या फिर मछली हो गई, यकृत हो गया, या फिर चना हो, मतलब वो जो चना हो गया, इसमें भी पाया जाएगा। और पनीर हो गया, यानी कि दूध से बनी वाली चीजें हो गई। तो सारी चीजों में क्या किया जाता है? इसे पाया जाता है, किसमें? विटामिन B3। विटामिन बी जो होता है कॉम्प्लेक्स होता है, मैंने आपको बताया, अभी कल बताया था मैंने। और विटामिन B7 का नाम आपसे पूछा था, क्या होता है विटामिन B7 का नाम? विटामिन B7 का रासायनिक नाम मैंने पूछा था, क्या होता है भाई? आपने विटामिन नाम सुना है ना? विटामिन नाम आपने अगर सुना होगा तो आप जान जाएंगे। चलिए आगे चलें। ये रहा, जल निकायों में निम्नलिखित में से किन पोषक तत्वों में वर्धित स्तर के कारण अति पोषण होता है? भाई ये वर्धित स्तर होता है इसमें पोषक तत्वों का, मतलब बहुत ज्यादा पोषक तत्व होते हैं इसमें। कौन सा ऐसा खनिज लवण है भाई जल निकायों में पाया जाता है? क्या नाइट्रोजन होता है? क्या फास्फेट होता है? या फिर आपका पोटेशियम या मैग्नीशियम होता है? सबके सब तो होते हैं भाई, पौधों के लिए सब महत्वपूर्ण होते हैं। जरा बताइएगा कौन सा होता है, जल्दी से बताइएगा भाई, जल्दी से आज क्लास खत्म करनी है, थोड़ा जल्दी है आज। नाइट्रोजन भाई पौधों के लिए सहायक तो होता ही है। जल निकायों में निम्नलिखित में से पोषक तत्वों को वर्धित के कारण, तो ये तो हो जाएगा आपका ये जैव रासायनिक एवं जीवों के लिए पर्यावरण में सबसे उपयोगी चीज जो होती है वो आपकी होती है फास्फेट। क्या होती है? फास्फेट होती है। ठीक है, फास्फेट, यहाँ इसी को हम लोग क्या कहते हैं? फास्फोरस। फास्फोरस जल में बहुत तेजी से घुलता है और आपके शरीर को या फिर जैव रसायनों में बहुत आसानी से ये मिलता है, पर्यावरण में भी आपको आसानी से मिलता है, और जीवों के लिए बहुत ही अत्यधिक पोषक प्रदान करने वाला पोषक तत्व है। ठीक है, पोषक तत्व पूछा है ना? सही है, अत्यधिक पोषक तत्व है, अत्यधिक मात्रा में पोषक प्रदान करने वाला।
पोषक तत्व कौन सा है? फास्फोरस है, जो कि आप जानते हैं कि फास्फोरिक अम्ल और क्षार दोनों मिलकर लवण बनाते हैं। लवण मिलकर क्या होते हैं? जल में घुल जाते हैं, बहुत तेजी से जैव रसायन या पर्यावरण में मिल जाते हैं, मृदा में मिल जाते हैं और जीवों को बहुत आसानी से ये पोषक तत्व प्रदान करने का कार्य करते हैं, पोषण प्रदान करने का कार्य करते हैं। कौन? तो फास्फेट। कौन है भाई? फास्फेट। ठीक है। तो पोटेशियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम तो अभी बताया मैंने, मांसपेशियों और तंत्रिका तंत्र को नियंत्रित करने वाला होता है। ठीक है। और नाइट्रोजन, नाइट्रोजन आप जानते हैं पौधे क्या करते हैं? पौधे से अपना पोषण प्रदान करते हैं, पोषण प्राप्त करते हैं, प्रदान नहीं करते हैं, प्राप्त करते हैं। तो जितने भी ऑप्शन होते हैं, ऑप्शन को अगर सारे ऑप्शन को आप जानते हैं तो आपको लगाने में, ऑप्शन लगाने में 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। प्रश्न पढ़ते ही आप उसको लगाकर निकल जाएंगे आगे, जब आप पेपर में जाएंगे। इतना प्रैक्टिस कर लीजिए, इतना प्रैक्टिस कर लीजिए कि आप पेपर में जाइए धुआं धुआं कर दीजिए एकदम, मतलब कि एकदम यार हवा में मार के चले आइए कि ऐसा प्रश्न आता है। हमने तो कराया है, यशवंत सर ने सब कराया है। चलिए 13 प्रश्न हो गया, लीजिए 13 प्रश्न हो गया तो मेरे पास क्या रहा? जब 13 प्रश्न हो गया तो मेरे पास कुछ रहा ही नहीं। चलिए, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले पूर्वांचल कैरियर क्लासेस को आप सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और उनको कहिए कि भाई जल्दी से आइए, क्योंकि यहाँ प्रैक्टिस सेशन जो चल रहा है वो पूर्णतः फ्री है और आए हुए प्रश्न हैं, बेहतरीन प्रश्न हैं जो आपके पेपर में आपको मदद करेंगे और 100% मदद करेंगे। ठीक है दोस्त, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।